Yes, students, today we are going to start with the back exercise of chapter number 7, that is database concepts, right? So starting from question number 1, give the term for each of the following, right? So the first term is collection of logically related records. Records basically क्या होती हैं? हमारी rows, ठीक है? जब बहुत सारी rows इकट्ठी हो जाती हैं, जब हम एक जगह पर बहुत सारी rows को insert कर देते हैं, तो उन सब का collection क्या बन जाता है? Table. That is known as a table. Second, DBMS, that is database management system, creates a file that contains description about the data stored in the database. तो DBMS क्या करता है? एक फाइल बनाता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है? डेटाबेस की इंफॉर्मेशन होती है, डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन होती है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं मेटा डाटा और डेटा डिक्शनरी. ठीक है, दीज आर वन एंड द सेम थिंग. इनका डिफरेंट नेम है बट ये एक ही चीज होती है. ये क्या बताते हैं? ये एक ऐसी फाइल होती है जो कि डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन बताते हैं, राइट? नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, attributes that can uniquely identify the tuples in a relation. I told you in my earlier classes that the attribute which uniquely identifies the row in a column is known as a primary key. ठीक है, तो प्राइमरी की एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती. तो जो इसके अंदर वैल्यू होती है वो यूनिक होती है. एंड इट यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल. टपल को हम रो बोलते हैं, ठीक है. तो डाटाबेस में एक टेक्निकल नेम है रो का, दैट इज अ टपल. Special value that is stored when actual data value is unknown for an attribute. इसका मतलब ये हुआ कि मान लो हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं और उस टेबल में एक ऐसी वैल्यू है जो कि हमें फॉर द टाइम बिंग नहीं पता, हम बाद में उसको फिल करना चाहते हैं, ठीक है. तो उसमें हम कौन सी वैल्यू इंसर्ट करेंगे फॉर द टाइम बिंग? दैट वैल्यू इज नोन एज नल. ठीक है, उसका नाम है, उसको हम बोलते हैं नल. नल का मैंने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल भी बताया था कि मान लो कि एक स्टूडेंट की एडमिशन हो रही है स्कूल में या कॉलेज में. फॉर द टाइम बीइंग उसके पेरेंट ने अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है विद इन 3-4 days. तो एट दैट मोमेंट दैट पेरेंट इज नॉट गिविंग हिज और हर मोबाइल नंबर टू द स्कूल अथॉरिटीज, बिकॉज उसने 3 या 4 दिन में नया नंबर लेना है. तो 3-4 दिन के लिए उसका जो फोन नंबर, हमने फोन नंबर का कॉलम खाली रखना है. बट देयर आर सम कंस्ट्रेंट्स कि हम उसके अंदर कोई ना कोई हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी. सो दैट स्पेशल वैल्यू जो कि हम एक्चुअल डेटा की जगह स्टोर करते हैं उसको हम बोलते हैं नल. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नल. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पार्ट, an attribute which can uniquely identify tuples of the table but it is not defined as the primary key of the table. ठीक है, मतलब कि ऐसे एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट माने कॉलम्स, टपल्स माने रोज, तो ये आपको पता होना चाहिए. तो एट्रीब्यूट जो होते हैं वो एक तो ऐसा एट्रीब्यूट जो कि हमने प्राइमरी की सेट कर दिया, बट टेबल में कुछ ऐसे कॉलम्स ही होते हैं वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं रोज को. ठीक है, तो जो कॉलम्स रह जाते हैं प्राइमरी की के अलावा जिनको हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन कॉलम्स को या उन एट्रीब्यूट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट कीज. ठीक है, दैट मीन्स कि वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं. जैसे मान लो मेरे पास एक टेबल है क्लास का 6th A का, ठीक है, उसमें मेरे पास एक कॉलम है एडमिशन नंबर, दूसरा है रोल नंबर. ठीक है, तो एडमिशन नंबर और रोल नंबर दोनों ही यूनिक वैल्यूज को कंटेन करते हैं. ठीक है, बट मैंने फॉर द टाइम बिंग एडमिशन नंबर को क्या किया है? एडमिशन नंबर को मैंने उसको प्राइमरी की बना दिया है क्योंकि इसके अंदर सारी वैल्यूज यूनिक है. और दूसरी जगह जो मेरा रोल नंबर है, रोल नंबर भी मेरी सारी वैल्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. तो पर मैंने एडमिशन नंबर को प्राइमरी की सेट कर दिया और जो दूसरा रह गया है रोल नंबर वो भी यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, पर मैंने उसे प्राइमरी की नहीं बनाया.
तो वो कौन सी की बन गई? ऑल्टरनेट की। ठीक है, तो ऑल्टरनेट की भी एक ऐसी की होती है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, बट उसे हम प्राइमरी की नहीं बनाते, राइट। ऑल्टरनेट की एक से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल फोन नंबर। अगर मान लो कि एक क्लास है, अगर उसमें हम ये कंडीशन लेके चले कि उस क्लास में कोई भाई बहन नहीं है रियल, ठीक है, तो उन सबके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर सेम होगा इन दैट स्पेशल केस। तो उसमें मोबाइल नंबर भी यानी कि पेरेंट का कॉन्टैक्ट नंबर भी एक ऑल्टरनेट की होगी, जो कि एक स्टूडेंट को एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, राइट। ओके, नाउ आई विल आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू। Anubhav, I am unmuting you. Anubhav, are you on the line? If you will not Yes, sir. respond, okay, fine. बेटा मुझे बताओ, what is the difference between primary key and alternate key? Yes, Anubhav, what is the difference between primary key and alternate key? If you will not respond, I am going to take you out of the group. Okay, Gauri, I unmuted you. Yes, sir. आप बताओ बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड ऑल्टरनेट की? सर प्राइमरी की होती है जो डिफरेंस हर एक के लिए यूनिक वैल्यू को क्रिएट करे, और वो हमने सेट की होती है। अगर वो सबसे पहले उसे देखा जाएगा, उसके बाद ऑल्टरनेटिव की होती है, वो भी यूनिक होती है, पर हमने उसे एज अ प्राइमरी सेट नहीं किया होता। वो अलग होती है, मतलब कि अगर प्राइमरी की नहीं काम कर रही होगी तो फिर वो उसको यूज कर सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, नाउ coming to the next question. Why foreign keys are allowed to have null values? Explain with an example. ठीक है, अब पहले तो अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि फॉरेन कीज क्या होती हैं। देखो, देयर इज ए सिचुएशन कि एक डेटाबेस में बहुत सारे टेबल्स हैं, ठीक है, उन टेबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए देयर मस्ट बी समथिंग विच इज कॉमन, राइट, देयर मस्ट बी समथिंग विच इज कॉमन। अब मान लो कि यू आर गोइंग समवेयर, तो आपको रास्ते में 6 लोग मिले, बट आपने उनमें से 5 को नहीं बुलाया, एक को बुलाया। क्यों बुलाया? बिकॉज वो आपका एक रिलेटिव था, ठीक है, या वो आपकी क्लास में पढ़ता है बच्चा, मतलब एक कुछ कॉमन रिलेशन है आपको उसके साथ, जिसकी वजह से आपने उसको बुलाया, ठीक है। उसी तरह दो टेबल या दो से ज्यादा टेबल आपस में कनेक्ट तभी होंगे जब दोनों के बीच में एक कॉमन कॉलम होगा, यानी कि कॉमन एट्रीब्यूट होगा। तो उस कॉमन एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं? फॉरेन की, राइट। तब इसमें क्या बोला जा रहा है कि फॉरेन कीज को क्यों अलाउ किया जाता है? नल वैल्यूज के लिए। एग्जाम्पल के साथ बताएं तो फर्स्ट रिमेंबर, अ फॉरेन की simply requires that the value in that field must exist first in a different table, यानी कि पेरेंट टेबल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पेरेंट टेबल क्या है, चाइल्ड टेबल क्या है। देखो, अब जैसे स्टूडेंट का एक टेबल है जिसमें एडमिशन नंबर इज अ प्राइमरी की, राइट। अब उसी तरह एक लाइब्रेरी का टेबल है, उसमें भी स्टूडेंट ने बुक इशू करानी है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा एडमिशन नंबर के थ्रू, राइट। अब एडमिशन नंबर जो स्टूडेंट टेबल में यूनिक है, वही एडमिशन नंबर का कॉलम आपके लाइब्रेरी वाले टेबल में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बट लाइब्रेरी वाले टेबल में जो हमने प्राइमरी की सेट की है वो है लाइब्रेरी आईडी। जैसे हर बच्चे को लाइब्रेरी की एक आईडी मिल जाएगी, राइट। तो एडमिशन नंबर क्योंकि उसमें भी आ रहा है लाइब्रेरी वाले में, तो एडमिशन नंबर क्या है? फॉरेन की। वो क्या कर रहा है? दोनों टेबल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि हम दो टेबल्स को कनेक्ट क्यों करते हैं?
इसका भी मैंने आपको बताया था कि मान लो कि स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो गया या फोन नंबर चेंज हो गया, सो द चेंजेस मस्ट रिफ्लेक्ट इन अदर टेबल्स एज वेल। अगर वो आपस में कनेक्टेड होंगे तभी चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। अगर वो टेबल आपस में कनेक्ट नहीं हुए तो क्या हुआ, स्टूडेंट को बार बार दूसरी जगह पे जाके अपडेट करवाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि स्टूडेंट ने अपने लेट्स से अपना फोन नंबर चेंज कर लिया, अब स्टूडेंट के पेरेंट ने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, तो पहले वो मेन ऑफिस में जाएगा, वहां पे अपडेट करवाएगा, और उसे अगर वो ऑफिस वाला टेबल लाइब्रेरी के साथ कनेक्टेड नहीं है तो उसे लाइब्रेरी भी जाके अपडेट करवाना पड़ेगा। तो इट इज ए वेरी कम्बरसम टास्क, ठीक है। बट अगर दोनों टेबल्स आपस में कनेक्टेड है तो एक जगह चेंज होने के बाद, ठीक है, वो उसका रिफ्लेक्शन है दूसरे टेबल में भी पड़ेगा। दैट मीन्स अगर स्टूडेंट टेबल में फोन नंबर चेंज कर दिया गया है तो ऑटोमेटिकली लाइब्रेरी वाले टेबल में भी जो स्टूडेंट का फोन नंबर था वहां पर भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों टेबल में एक ऐसा कॉलम है जो कि कॉमन है, विच इज एडमिशन नंबर। So that is an all foreign key by definition. Null by definition is not a value, ठीक है। null को बोलते हैं कि value present नहीं है। null means that we do not require yet know what the value is. Example, in a student table which has student admission number as primary key and admission number is used in guardian table as a foreign key which can or cannot have a null value. उसमें भी हम null value डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते, it's from your choice, but it supports the null values. Okay, now I will be asking from you देखो टेबल्स में जब दोनों टेबल्स में आपस में एक सेम कॉलम होगा, ठीक है, तब वो टेबल्स आपस में कनेक्ट होंगे। और वो कैसे कनेक्ट होंगे उसका एक नॉर्मलाइजेशन का एक कंसेप्ट है, ठीक है, दैट वी विल बी डूइंग इन द अनदर चैप्टर। नाउ कमिंग टू, यस आई विल बी आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम यू। पुनिका, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। Yes, sir. Okay, explain the concept of foreign key. जैसे कि आपने बोला कि जब हमें कोई चीज मतलब सारे कंप्यूटर में कोई चीज कॉमन होनी चाहिए ताकि जब हम किसी एक कंप्यूटर में कुछ अपडेट कराते हैं तो वो सारे कंप्यूटर्स में अपडेट हो जाए। एग्जाम्पल के साथ समझाओ। सर, जब कोई स्टूडेंट अपने पेरेंट का नंबर जो है वो अपडेट करवाने रिसेप्शन में जाता है तो उसे फिर लाइब्रेरी में भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कंप्यूटर रिसेप्शन का लाइब्रेरी कंप्यूटर से कनेक्टेड नहीं हो। We are not talking about computer, we are talking about the tables जिसमें information update हो रही है, right? So keep this in mind. Okay, mute yourself. Now coming to the question number 3. Differentiate between database state and database schema, primary key and foreign key, degree and cardinality of a relation, right? तो सबसे पहले है डेटाबेस स्टेट। डेटाबेस स्टेट क्या है एंड डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्टेट रेफर्स टू द कंटेंट ऑफ डेटाबेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, डेटाबेस की स्टेट के बारे में बताएगा, उस टाइम पर डेटाबेस की क्या स्टेट है। फॉर एग्जांपल डेटाबेस में फॉर द टाइम बीइंग अभी 6 टेबल्स हैं, ठीक है, और किसी टेबल में 10 रोज है, किसी टेबल में 12 रोज है, किसी में 1 भी नहीं है। तो दैट मीन्स ये आपको बताएगा कितने टेबल्स हैं, उस टेबल में कितनी रोज है और उस टेबल में कितने कॉलम्स हैं। तो ये डेटाबेस स्टेट आपको ये चीजें बताएगा। नाउ कमिंग टू द डेटाबेस स्कीमा। डेटाबेस स्कीमा क्या है? इट इज अ डिजाइन ऑफ डेटाबेस, इट इज अ स्केलेटन ऑफ डेटाबेस दैट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर बताएगा, ठीक है, टेबल नेम्स एंड देयर फील्ड्स, कॉलम्स एंड द टाइप ऑफ डाटा। देखो ये तो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देता है, बट ये डिटेल्स में जाता है। कैसे डिटेल में जाएगा? टेबल का नेम बताएगा, ठीक है,
टेबल उसमें कौन कौन से कॉलम्स है और वो कॉलम्स किस टाइप के हैं। जैसे कि अगर एक कॉलम है स्टूडेंट नेम तो वो वेरिएबल कैरेक्टर हो गया, डेट ऑफ बर्थ का कॉलम है तो वो डेट ऑफ बर्थ डेटा टाइप का हो गया, राइट। और उसमें कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं, कंस्ट्रेंट्स यानी फिल्टर्स, हमने लिमिटेशंस लगाई होती हैं उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, ऑन द डेटा टू बी स्टोर्ड। जैसे अगर मैं कंस्ट्रेंट का एक एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल एडमिशन नंबर, उसमें हमने कंस्ट्रेंट क्या लगाया है, प्राइमरी की। दैट मीन्स कि एक से ज्यादा स्टूडेंट का सेम एडमिशन नंबर नहीं हो सकता। मान लो आपने एक एडमिशन नंबर 114 और स्टूडेंट का नेम साहिल सेट कर दिया, तो अब 114 करण नहीं कर सकते, वहां पे क्या एक कंस्ट्रेंट का इशू आ जाएगा कि 114 इज ऑलरेडी असाइंड टू साहिल, सो इट कैन नॉट बी असाइंड टू करण, राइट। और दूसरी चीज और कि ये टेबल्स के बीच का रिलेशनशिप भी बताता है कि कौन कौन से टेबल्स कौन कौन सी फॉरेन की के साथ और प्राइमरी की के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो डेटाबेस थोड़ा डिटेल में बताता है, कॉलम्स के बारे में बताता है, वो आपस में किस तरह से कनेक्टेड है, और डेटाबेस डेटा वो ओवरऑल आपको डिस्क्रिप्शन बताता है, राइट। नाउ कंपेयर टू द फाइल सिस्टम, how does a database management system avoid redundancy in a data through database, right? तो इसमें क्या है कि आपका जो फाइल सिस्टम है वो how does a database management system, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो फाइल सिस्टम के कंपैरेटिवली रिडंडेंसी यानी कि डुप्लीकेसी को कैसे हैंडल करता है, ठीक है। The attribute chosen by database designer to uniquely identify the tuples in a relation is called a primary key of that relation. The remaining attributes in the list of candidate keys are called alternate key. अब इसमें ये क्या बता रहा है कि रिडंडेंसी को डील करने के लिए जो DBMS है उसके अंदर एक प्राइमरी की का कंसेप्ट है। प्राइमरी की क्या करता है, अगर हमने किसी कॉलम में प्राइमरी की सेट कर दी, यानी किसी कॉलम को प्राइमरी की हमने बना दिया, तो आप उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज इंसर्ट नहीं कर सकते। बट जो पुरानी फाइल सिस्टम थी, ठीक है, जो डेटाबेस के बिना मैनेज होता था, उसमें क्या होता था, डुप्लीकेसी आ जाती थी, तो उसकी वजह से एरर आने के चांसेस ज्यादा होते थे। और दूसरी बात, उसके अंदर आपको एरर आइडेंटिफाई करना और ढूंढना बहुत मुश्किल होता था, राइट। तो इसमें हमारे पास प्राइमरी की का कंसेप्ट है, ऑल्टरनेट की का कंसेप्ट है और कैंडिडेट की का कंसेप्ट है। Now coming to the question number 5, what are the limitations of file system that can be overcome by the relational DBMS? तो कौन कौन सी limitations थी फाइल सिस्टम की जिसको रिलेशनल DBMS यानी कि रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टैकल करता है। Coming to the first point, data consistency and integrity. As we discussed earlier, the root cause of data inconsistency is data redundancy. Since data normalization takes care of data redundancy, data inconsistency also being taken care of as a part of it. यहाँ पर क्या बात हो रही है, इंटीग्रिटी होती है और कंसिस्टेंसी होती है डेटा की एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी का जो मेन रीजन था, जो फाइल सिस्टम था, जो कन्वेंशनल ओल्ड फाइल सिस्टम था, उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि उसमें रिडंडेंसी बहुत होती थी, जिसकी वजह से डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाता था, ठीक है। तो वो चीज को रिमूव करने के लिए जो अपना DBMS है वो नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट लेकर आया, प्राइमरी की का कंसेप्ट लेकर आया, जिससे क्या हुआ कि डेटा कंसिस्टेंट हो गया और इंटीग्रेट हो गया, यानी कि एक्यूरेट हो गया, एरर के चांसेस उसमें नील हो गए। Now coming to the second part, redundancy removed by data normalization, no data duplication, save storage and improve access time. अब क्या हुआ, क्योंकि कोई भी डुप्लीकेट डाटा नहीं है तो स्टोरेज भी हमारी बच गई। स्टोरेज बचने से क्या होगा, असेस टाइम कम हो गया, मतलब किसी फाइल को असेस करने में जो टाइम हमें फ्लैट फाइल सिस्टम में ज्यादा लगता था, यहाँ पर हमें कम लगता है, क्योंकि यहाँ पर इररेलेवेंट डेटा नोइंगली और अननोइंगली नहीं आ सकता। Now coming to the third part, data security. It is easier to apply access constraints in database system so that only authorized user is able to access the data. तो
सिक्योरिटी का मतलब ही ये हो गया कि हर कोई आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे आप अपने फोन में स्क्रीन लॉक लगाते हो या फेस लॉक लगाते हो या फिंगर लॉक लगाते हो थंब इम्प्रेशन के साथ, ठीक है, उसी तरह हम चाहते हैं कि डेटा भी हमारा कंसिस्टेंट रहे, सिक्योर रहे, ठीक है, कोई रैंडम यूजर के पास उसका एक्सेस ना आए। तो दैट इज व्हाई द रीजन इज दैट वी आर हैविंग द डेटा सिक्योरिटी कंसेप्ट इन द DBMS. Each user has different set of access. Thus, data is secured from the issues such as identity theft, data leaks, and misuse of data. ठीक है, तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि अपनी आइडेंटिटी ना थेफ्ट हो, डेटा लीक ना हो और मिसयूज ना हो, क्योंकि अगर किसी रॉन्ग पर्सन के हाथ में डेटाबेस की इंफॉर्मेशन आ गई और या उसने उसमें चेंजेस कर दिया, देन इट कैन बी अ ह्यूज लॉस टू एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, now coming to the fourth part, that is privacy. Limited access means privacy of data. ठीक है, प्राइवेसी होगी कि हम लोगों को access दे सकते हैं बट लिमिटेड लोगों को, by providing them the username and password. Now coming to the fifth part, easy access to data. Database system manages data in such a way so that data is easily accessible with fast responses. ठीक है, डेटाबेस में डेटा इस तरह से मैनेज किया जाता है कि वो लोगों को जिसने उसको असेस करना है उसे इन नो टाइम दे कैन असेस द डेटा वेरी इजीली. Easy recovery, since database systems keeps the backup of data, it is easier to do a full recovery of data in case of failure. सबसे important part जो DBMS हमें देता है as compared to file system is that हम इसमें अपने डेटा को रिकवर कर सकते हैं. दैट मीन्स यू कैन इजीली क्रिएट अ बैकअप ऑफ योर डेटा. आप एक बैकअप की फाइल क्रिएट कर सकते हो और जब आप मान लो कि नोइंगली और अननोइंगली समहाउ आपका डेटा करप्ट हो गया या डिलीट हो गया, तो आप उसको रिकवर कर सकते हो इफ यू हैव मेंटेन्ड अ बैकअप फाइल, एंड दिस इज पॉसिबल इन DBMS. आप उसमें बैकअप मेंटेन कर सकते हो. Now coming to the next point, flexible. Database systems are more flexible than the file processing system. जो database systems है वो ज़्यादा flexible है file processing systems. अब flexibility का मतलब ये हुआ making changes very easily. ठीक है, flat file system में changes करना बहुत मुश्किल होता था, but in database you can make updations very easily by using update command. That we are going to do in the next chapter. हमारा नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज टोटली प्रैक्टिकल, जिसमें हम डेटाबेस की कमांड्स करेंगे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ स्कूल हैज अ रूल दैट ईच स्टूडेंट मस्ट पार्टिसिपेट इन अ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सो ईच वन शुड गिव ओनली वन प्रेफरेंस फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटी. तो एक स्कूल ने रूल बनाया कि हर बच्चा एक कम से कम एक इसमें स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में पार्ट करेगा, बट एक ही में ही कर सकता है वो. ठीक है, एक से ज्यादा में नहीं. Suppose there are 5 students in a class, each having a unique roll number. The class representative has prepared a list of students' preferences. ठीक है, sports preferences नाम का टेबल बनाया है क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने. As shown given below, answer the following. तो ये टेबल बनाया क्लास के रिप्रेजेंटेटिव ने जिसका नाम है स्पोर्ट्स रेफरेंसेस. जो टेबल का नाम होता है वो टेबल के टॉप पर लिखा होता है. अब इसमें 2 कॉलम्स है, एक है रोल नंबर, दूसरा है प्रेफरेंस. रोल नंबर 9 की प्रेफरेंस है क्रिकेट, 13 की है फुटबॉल, 17 की है बैडमिंटन, 17 की फुटबॉल, 21 की हॉकी, 24 की नल की कबड्डी. अभी कह रहा है रोल नंबर 24 मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, कैन नल वैल्यू बी असाइन टू दैट स्टूडेंट इन प्रेफरेंस फील्ड. अब वो पूछ रहे क्या इसको नल वैल्यू असाइन की जा सकती है, तो इसका आंसर है यस, क्योंकि देखो रोल नंबर तो एग्जिस्ट करता है. ठीक है, अब जो बच्चा स्पोर्ट्स नहीं खेलता दैट डजंट मीन कि वो स्कूल का पार्ट नहीं है. ठीक है, मे बी ही इज गुड इन सम अदर एक्टिविटी, मे बी ही इज गुड इन म्यूजिक, आर्ट, क्राफ्ट, कंप्यूटर, समथिंग एल्स. ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू हमने नल कर दी प्रेफरेंस में. सो दैट इज पॉसिबल, इट कैन बी डन, क्योंकि प्रेफरेंस हमारा प्राइमरी की नहीं है. ठीक है, इसमें आप नल वैल्यू डाल सकते हो. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट है roll number 17 has given 2 preferences sports. Which property of relation DBMS is violated here? Can we use any constraint or key on relation number to check? अब इसमें ये बोल रहा है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जिस यहाँ पे प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा है. क्यों? क्योंकि देखो जो प्राइमरी की 2 बार रिपीट हो रही है, तो यहाँ पर आपका एक कंस्ट्रेंट आपका वायलेट हो रहा है, क्योंकि रोल नंबर रिपीट नहीं हो सकता.
Coming to the third part, kabaddi was not chosen by any student. Is it possible to have this tuple in the sports preference relation? अब यहाँ पर क्या है, कबड्डी, कबड्डी को किसी स्टूडेंट ने नहीं लिया तो यहाँ पर रोल नंबर की जगह उन्होंने नल लिख दिया. तो इन दैट केस दिस इज नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि जो आपका रोल नंबर है, जो आपका रोल नंबर है वो नल नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्राइमरी की है और प्राइमरी की में आपको कोई ना कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी और वो वैल्यू जो है वो यूनिक होनी चाहिए, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए. ठीक है, तो इसका आंसर है नो, बिकॉज वी कांट सेट रोल नंबर एज नल एज इट इज अ प्राइमरी की. Now coming to the question number 7. In another class having 2 sections, ठीक है, अब कोई क्लास है जिसके 2 सेक्शन है. The 2 respective class representatives have prepared 2 separate sport preferences tables as shown below. तो एक जैसे मान लो एक क्लास 6 है, उसके स्पोर्ट्स रिप्रेजेंटेटिव ने ये टेबल में है स्पोर्ट प्रेफरेंसेस. पहला कॉलम है रोल नंबर, दूसरा है स्पोर्ट्स. उसी तरह स्पोर्ट्स प्रेफरेंस ऑफ सेक्शन 2 अरेंज्ड ऑन स्पोर्ट्स नेम कॉलम एंड ऑर्डर इज आल्सो डिफरेंट. तो इसने क्या बनाया, स्पोर्ट्स और रोल नंबर. सेकंड सेक्शन वाले ने जो बनाया टेबल, उसने बनाया स्पोर्ट्स, पहला कॉलम स्पोर्ट्स, दूसरा रोल नंबर, और फर्स्ट वाले ने क्या बनाया, रोल नंबर और दूसरा स्पोर्ट्स. दैट मींस कॉलम्स सेम है, कॉलम के नंबर भी सेम है, बट कॉलम का ऑर्डर डिफरेंट है. तो व्हाट इज द क्वेश्चन, आर द स्टेट्स ऑफ बोथ द रिलेशंस इक्विवेलेंट, जस्टिफाई. तो कह रहे हैं कि ये दोनों रिलेशंस इक्विवेलेंट है, सो वी कैन से यस, क्योंकि ऑर्डर से कुछ नहीं होता. ठीक है, आपका जो टेबल है उसमें सेम प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है, इसमें भी रोल नंबर है, उसमें भी रोल नंबर है, उसमें भी स्पोर्ट्स है, इसमें भी स्पोर्ट्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम. ठीक है, प्राइमरी की सेम, बट ऑर्डर इज डिफरेंट, so it doesn't affect the order scheme of the table. So we can say that both of the relations are equivalent. Now coming to the question number 9. An organization wants to create a database employee dependent to maintain the employee. यहाँ पर इन्होंने एक employee dependent नाम का database create किया to maintain following details about its employees and the tables. तो पहला टेबल है employee, तो उसके attributes क्या है, यानी कि उसके columns आधार नंबर, नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉई आईडी. उसके बाद है डिपेंडेंट, एम्प्लॉई आईडी, डिपेंडेंट नेम, रिलेशनशिप. तो डिपेंडेंट टेबल के अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स है, एम्प्लॉई आईडी, डिपेंडेंट नेम और रिलेशनशिप. So what does the first question is saying, asking name the attributes of employees which can be used as candidate keys. अब candidate key क्या होता है, candidate key आपको बताती है कि आपके टेबल में ऐसे कितने कॉलम्स हैं जो रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं. ठीक है, हमने यहाँ पे प्राइमरी की बात नहीं करनी, यहाँ पे जितने भी ऐसे कॉलम्स है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो एम्प्लॉय टेबल की बात कर रहे हैं. तो एम्प्लॉय टेबल में एक तो आधार नंबर है, दैट इज यूनिक फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. नेम कैन बी सेम, जैसे एक का नाम मोहित है तो इंडिया में बहुत सारे मोहित हो सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे डुप्लीकेसी आएगी तो ये नहीं हो सकती. एड्रेस मान लो कि दो ब्रदर है, रियल ब्रदर है, वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो दोनों का एड्रेस सेम हो सकता है. ठीक है, तो एड्रेस के भी इशू है, एड्रेस में भी डुप्लीकेसी आ सकती है, तो ये भी नहीं होगा. डिपार्टमेंट हो सकता है कि जैसे मोहित है वो सेल्स में काम करता है, करण भी सेल्स में है, तो डिपार्टमेंट में भी डुप्लीकेसी आ गई. इट कैन नॉट बी पॉसिबल. यस, एम्प्लॉय आईडी जो है वो आपका क्या है, इट इज अ यूनिक. एम्प्लॉय आईडी क्या है, यूनिक है, सो इट कैन बी एज अ यूनिकली आइडेंटिफाई. तो एम्प्लॉय आईडी और आधार नंबर जो है वो आपके क्या है, कैंडिडेट कीज है रिलेशन में. कैंडिडेट कीज क्या होता है, इट इज ए कलेक्शन ऑफ प्राइमरी एंड अल्टरनेट कीज. ठीक है, तो जितने ऐसे कॉलम्स है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं उसे हम कैंडिडेट कीज बोलते हैं. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2B पार्ट. द कंपनी वांट्स टू रिट्रीव यानी रिसीव डिटेल्स ऑफ डिपेंडेंट ऑफ पर्टिकुलर एम्प्लॉय, नेम द टेबल एंड द की व्हिच आर रिक्वायर्ड टू रिट्रीव द डिटेल. तो कंपनी रिट्रीव करना चाहती है यानी रिसीव करना चाहती है डिपेंडेंट एम्प्लॉय के कौन कौन से डिपेंडेंट है. ठीक है, मतलब आपने देखा होगा डिपेंडेंट होता है कि जो उस एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे उसकी वाइफ हो गई, उसके बच्चे हो गए. ठीक है, तो उसको देखने के लिए उनको कौन सा टेबल असेस करना पड़ेगा.
तो उसको असेस करने के लिए कंपनी को डिपेंडेंट नाम का टेबल असेस करना पड़ेगा और उसमें जो यूनिक की है दैट इज अ डिपेंडेंट नेम, राइट। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द डिग्री ऑफ एम्प्लॉय एंड डिपेंडेंट रिलेशन। डिग्री क्या है? डिग्री यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स, ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। कार्डिनलिटी होती है नंबर ऑफ रोज, डिग्री होती है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एम्प्लॉय की क्या डिग्री है, यानी कि कितने कॉलम्स है? 1 आधार नंबर, 2 नेम, 3 एड्रेस, 4 डिपार्टमेंट, 5। तो यहाँ पे 5 आएगा, बाय मिस्टेक आई हैव रिटन 4। तो एम्प्लॉय की जो डिग्री है वो है 5। और डिपेंडेंट की क्या है? डिपेंडेंट की कितने कॉलम्स है? 1, 2 एंड 3। तो डिपेंडेंट की है डिग्री 3। तो डिग्री रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स यानी एट्रीब्यूट्स, एंड कार्डिनलिटी रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ रोज, ठीक है। रोज टपल्स आर वन एंड द सेम थिंग, और जो एट्रीब्यूट कॉलम्स और फील्ड्स दे आर आल्सो वन एंड द सेम थिंग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So you can see that school uniform is available at MS Sheetal Private Limited. They have maintained school uniform database with the two relations, that is uniform and cost. The following figure shows database scheme and its state. ठीक है, ये स्कीमा है पूरा डेटाबेस का। डेटाबेस का नाम स्कूल यूनिफॉर्म डेटाबेस है। एट्रीब्यूट्स क्या हैं? जैसे पहला है टेबल कॉलम, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ इसमें। यस, तो पहला हमारा है एट्रीब्यूट एंड कंस्ट्रेंट्स। पहला कॉलम है टेबल। टेबल के अंदर जो हमारे एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम्स कौन से हैं? पहला है यूनिफॉर्म कोड, यूनिफॉर्म नेम एंड यूनिफॉर्म कलर। अब उसके ऊपर कंस्ट्रेंट्स क्या बनाए हमने, यानी कि उनकी क्या सेटिंग की है कॉलम्स की। जो यूनिफॉर्म कोड है उसको हमने प्राइमरी की बनाया है, मतलब इसकी वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म नेम नॉट नल, नॉट नल का मतलब है इसके अंदर आप खाली वैल्यू नहीं दे सकते। मतलब जैसे हम सोचते थे कि मोबाइल नंबर अगर स्टूडेंट ने चेंज करना है तो अभी वो नहीं बताना चाहता तो हम नल कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमने नॉट नल सेट कर दिया। दैट मीन्स कि जब भी हम टेबल में ये वाली रो इंसर्ट करेंगे तो उस टाइम पर ये वैल्यू देना जरूरी है। अगर आप ये खाली छोड़ोगे तो आपका एरर जनरेट होके आ जाएगा। एंड यूनिफॉर्म कलर, इसकी कोई सेटिंग नहीं की, मतलब कि इसके अंदर नल भी डाल सकते हो, इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू भी डाल सकते हो, तो इसके ऊपर हमने कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाया, ठीक है। इसके ऊपर कोई हमने कंस्ट्रेंट यानी इसके ऊपर कोई भी बंदिश नहीं है। कमिंग टू द सेकंड टेबल, उसके एट्रीब्यूट्स है यूनिफॉर्म कोड, साइज एंड प्राइस। तो इसके कंस्ट्रेंट्स है कंपोजिट की, कंपोजिट प्राइमरी की, मतलब दूसरे टेबल में यूनिफॉर्म कोड और साइज मिलके प्राइमरी की बना रहे हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म कोड कैन बी सेम एंड साइज इटसेल्फ कैन बी सेम। तो ये दोनों मिलके प्राइमरी की बना रहे हैं, इस करके इसको बोला कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट का मतलब होता है 2, ठीक है। एंड प्राइस ग्रेटर देन 0, प्राइस का कंस्ट्रेंट क्या है कि वो 0 से ज्यादा होना चाहिए। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जिसका प्राइस 0 हो, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब उन्होंने क्या बनाया है टेबल यूनिफॉर्म, उसमें यूनिफॉर्म कोड है हमारे पास 1 शर्ट कलर व्हाइट है, 2 पैंट ग्रे, 3 स्कर्ट ग्रे, 4 टाई ब्लू, 5 सॉक्स ब्लू, 6 बेल्ट ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा टेबल है जिसमें यूनिफॉर्म कोड है, साइज। अब आप ये देखो यूनिफॉर्म कोड रिपीट हो रहा है, 1 भी आ रहा है 3 बार, 2 भी 3 बार आ रहा है, 3 भी 3 टाइम्स आ रहा है, और साइज भी रिपीट हो रहा है। यहाँ पे मीडियम है, मीडियम यहाँ पर भी है, मीडियम यहाँ पर भी है। तो ये अकेले अपने आप में कभी भी कॉलम प्राइमरी की नहीं है, ये दोनों मिलके प्राइमरी की बना रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि जैसे 1M आ गया तो 1M दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। 3L आ गया तो 3L दोबारा नहीं आना चाहिए। अदरवाइज अगर 3 और यूनिफॉर्म कोड 3 आ गया और साइज L आ गया तो एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, can they insert the following tuples to the uniform relation? Give reasons in support of your answer. 7 handkerchief null, तो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो 7 handkerchief null। yes it can be possible क्योंकि 7 एग्जिस्ट नहीं करता और यूनिक वैल्यू है। हैंडकरचीफ यूनिफॉर्म नेम एंड हैंडकरचीफ, वो भी हमने वैल्यू दे दी। कलर नल, हाँ हम नल कलर दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने यूनिफॉर्म कलर के ऊपर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं दिया हुआ, तो यस वी कैन गिव इट नल। तो पहली रो आप इंसर्ट कर सकते हो। सेकंड है 4 रिबन रेड, 4 रिबन रेड आप इंसर्ट कर सकते हो? यू कैन नॉट इंसर्ट इट, क्योंकि 4 जो हमने यूनिफॉर्म कोड है वो हमने टाई को साइन कर दिया है,
तो आप रिबन को साइन नहीं कर सकते, तो इसने एरर जनरेट कर देना है। प्राइमरी की वॉल्यूशन, ठीक है। यूनिफॉर्म कोड कैन नॉट बी रिपीटेड as 4 already has been assigned to tie, so it cannot be assigned to ribbon. Now coming to the third point, 8 null white. 8 is unique, yes it is possible, but हमने यूनिफॉर्म नेम में नल एंटर कर दिया जो कि पॉसिबल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कंस्ट्रेंट हमने नॉट नल किया हुआ है कि इसके अंदर आप खाली वैल्यू नहीं दे सकते, तो यहाँ पर खाली वैल्यू दी है तो एरर जनरेट हो जाएगा। बाकी सब कुछ ठीक है, बट इसने सेकंड में नल दे दिया जो कि हमने यहाँ पर फिल्टर लगाया हुआ है, कंस्ट्रेंट लगाया हुआ है। Now coming to the next question, can they insert the following tuples to the cost of relation? Give reasons in support of your answer. 7s0, अब इसमें इसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। 7s0, तो 7s अपने आप में कंपोजिट प्राइमरी की है, दैट इज यूनिक, ये आ सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, प्राइस 0 है, तो 0 कैन नॉट बी डन, क्योंकि फिल्टर क्या लगाया हुआ है, प्राइस कैन नॉट बी can't be equal to or less than 0, price is greater than 0। तो प्राइस क्योंकि 0 सेट की हुई है तो ये रो इंसर्ट नहीं हो सकती इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी नील है। सेकंड 9xl 100, तो देखो 9xl पेयर नहीं है, ठीक है, कंपोजिट प्राइमरी की एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये आ जाएगा। और प्राइस 100, क्योंकि ये 0 से ज्यादा है, इट कैन ऑल्सो कम, सो दैट मीन्स दिस रो इज ऑल्सो पॉसिबल टू बी